एक बार फिर आपका स्वागत है फेसबुक पर लाइव में। अभी हमारे सामने एक दूसरी समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि एक दो सूचनाएं आई हैं जो कि अभी जो पिछले एक डेढ़ महीने से पूरी दुनिया में जो कैंपेन चल रहा है कि चाइना की भूमिका को लेकर, ये कोरोना वायरस जो है वो चाइना ने फैलाया, चाइना से आया, ये जो कैंपेन चल रहा है और ये इसका उद्गम जो है वो वुहान की लैब है। इस कैंपेन के संदर्भ में एक दो नई चीजें सामने आई हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। वो पहली चीज ये आई है कि ये जो पूरा कैंपेन है बहुत ही वो ऑर्गेनाइज कैंपेन है, वो स्पॉन्टेनियस कैंपेन नहीं है। और इसमें वे संगठन लगे हुए हैं जो भारत में एक जमाने में दूसरी दुनिया में वे लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर जो आंदोलन होते रहे हैं, उन आंदोलनों को वो बड़े पैमाने पर फंडिंग देते रहे हैं और उन आंदोलनों की आड़ में वे चुनी हुई सरकारों को या संप्रभु सरकारों को अपदस्थ करते रहे हैं। अमेरिका में एक संगठन है एंडोवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, उसका एक पहला संस्करण होता था जो कि अभी भी है, कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम। ये संगठन अपने तरीके से बड़े पैमाने पर इस पूरे के पूरे गोरख धंधे में शामिल हो चुका है। चाइना विरोधी जो मुहिम है और कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम और एंडोवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये दोनों ही संगठनों की भूमिका ये रही है कि ये कोल्ड वॉर की अमेरिकी पॉलिटिक्स का इंटीग्रल हिस्सा रहे हैं सारी दुनिया में तमाम किस्म के प्रचार अभियान को संगठित करने में। और अब निशाने पर चाइना है। तरीका क्या है? वही तरीका जो इराक के समय पर अपनाया गया था। जब मिस्टर पावेल जो है विदेश मंत्री हुआ करते थे बुश के टाइम में, आप जस्ट सोचिए, जब जाइए नेट पर आप खोजेंगे आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। अभी भी मैंने उस जमाने में जब ये इराक पर हमला हुआ था मैंने काफी लिखा था, अखबारों में लिखा था, ये किताब भी है। उस समय रियल टाइम में जो भी घट रहा था, जो देख रहा था, जितना देख पा रहा था मैं टेलीविजन के जरिए, उसकी मैं रियल टाइम में कमेंट्री भी लिख रहा था अपने तरीके से। अभी जो संकट है वो क्या है? वॉशिंगटन पोस्ट ने 14 तारीख को एक स्टोरी छापी और वॉशिंगटन पोस्ट ने जब स्टोरी छापी तो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी के आते ही न्यूयॉर्क टाइम्स, नेक्स्ट डे फॉक्स न्यूज और दूसरे अखबार। और वॉशिंगटन पोस्ट और फॉक्स न्यूज में जब एक बार कोई चीज आ गई तो इसका मतलब यह कि अब तो वो दौड़ेगी। तो फॉक्स न्यूज ने जिस स्टोरी को प्लान किया कि वुहान की जो वायरोलॉजी जो लैब है उससे वायरस निकला और फैलाया गया, और वॉशिंगटन पोस्ट ने किस व्यक्ति को इसका आधार बनाया? वॉशिंगटन पोस्ट ने एक व्यक्ति को आधार बनाया इस स्टोरी का, उसका नाम था जियो क्वांग। जियो क्वांग को आधार बना के उन्होंने वो स्टोरी लिखी और जियो क्वांग के बारे में उन्होंने ये लिखा कि ये रिसर्च साइंटिस्ट है। हमारे यहां जानते हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं वो भी रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं। उन्हें साइंस का कुछ मालूम नहीं है।
वॉशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार, दुनिया का ख्याति लब्ध अखबार, वो साइंटिस्ट और रिसर्च साइंटिस्ट का फर्क नहीं जानता। वीरोलॉजिस्ट जो होते हैं या वीरोलॉजिस्ट, वे महामारी के विशेषज्ञ होते हैं, वे तमाम किस्म के वायरस और उनके अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं, वे वैज्ञानिक होते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट वीरोलॉजिस्ट नहीं होता। तो जो उसके लिए जो उन्होंने विशेषण का इस्तेमाल किया, उस विशेषण की खूबी है कि कहा गया जियो क्वांग, वो कौन है? रिसर्च साइंटिस्ट, जिसके आधार पर वो स्टोरी उन्होंने बनाई। अब उसकी खोज की मित्रों ने, अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं अमेरिका में, जो अमेरिका के मीडिया को जानते हैं, अमेरिका के मीडिया पे जिन्होंने काम किया, अमेरिका के मीडिया की बर्बर जनसंहारक भूमिका को एक्सपोज करने में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, आज भी है। उसमें दो लोगों के नाम है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। एक है सज्जन मैक्स ब्लूमेंथल और दूसरे हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह इंडियन है और अमेरिका में रहते हैं, यंग लड़के, बहुत अच्छे। कल मैं उनके कई वीडियो, उनकी जो रिपोर्ट्स, वो सारी चीजें पढ़ी, और वर्षों से अमेरिका में है। बहुत पहले मैंने उनकी कुछ चीजें पढ़ी थी, लेकिन इस बार फिर दोबारा पढ़ने का मौका हुआ, लगा, और मैंने पढ़ा और मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। मैक्स ब्लूमेंथल और अजीत सिंह ने जो स्टोरी डिस्क्लोज की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बाकायदा वॉशिंगटन छपी स्टोरी और उसमें जो सो कॉल्ड रिसर्च साइंटिस्ट जिसे उद्धृत किया गया, उसको उन्होंने फॉलो किया और पता किया कि वो आदमी है कहां और कौन है। तो मालूम पड़ा वो आदमी और कोई नहीं, वो अमेरिका में रहता है, चाइना का भगोड़ा है। चाइना में से जो लोग लोकतंत्र की स्थापना के आंदोलन को चलाने के नाम पर भागे थे और वो अमेरिका में शरण दिए हुए हैं, उनमें से वो एक आदमी है। और उस आदमी को कई बार वो संगठन एंडोवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जो कि वो कई बार उसको मोटा चंदा दे चुका है आंदोलन चलाने के लिए। यानी वह भाड़े का भगोड़ा है, जिसका काम ये रहा है कि वो पूरी जिंदगी उसने सिर्फ चाइना के खिलाफ जहर उगला है। उसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, वो अमेरिका में ही रहता है। उसको आधार बना के एक बड़ी स्टोरी प्लान की और वुहान की वायरोलॉजी लैब से कोरोना वायरस निकला, लीक किया गया, संप्रसारित किया गया, इसका प्रचार किया गया। और किसके जरिए किया गया? वॉशिंगटन पोस्ट। जब मैं ये मैक्स ब्लूमेंथल और अजीत सिंह की स्टोरी पढ़ रहा था, तो मुझे बार बार रह रहे के विदेश मंत्री पॉवेल के जमाने का, जॉर्ज बुश के जमाने का वो समय याद आ रहा था, जिस समय के बाकायदा सीनेट में एक घटना घटी। मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। वो सीनेट से जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह परमिशन मांगी सैन्य हस्तक्षेप करने की इराक में, तो उन्होंने एक फिल्म, एक 15 मिनट की फिल्म वो सीनेट के अंदर दिखाई गई। और उस फिल्म में सिर्फ एक चीज दिखाई गई कि इराक में सद्दाम हुसैन किस तरह के बर्बर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और उस अत्याचार को, कहानी को चित्रित किया एक यंग 14 साल की लड़की ने। और उस फिल्म को फिल्माया गया इस तरह से कि वो किसी जेल के अंदर हो वो लड़की, और उसको टॉर्चर की जा रही थी, और वो फिल्म तैयार करके ले आए। और वो एक रियल घटना है। और उसके सद्दाम हुसैन को नष्ट करने के लिए, सद्दाम के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कि सद्दाम कितना जालिम है, इस बात को प्रूव करने के लिए वो फिल्म सीनेट की मीटिंग में स्क्रीन की गई। और उस फिल्म देखने के बाद में सीनेट ने
जॉर्ज बुश को यह आदेश दे दिया कि आप जाएं और सद्दाम को कुचल दें। कुछ पत्रकारों ने उस लड़की का, उस वीडियो फिल्म में आई हुई लड़की का पीछा किया, खोजबीन की। 2 साल लगे उनको ये खोजने में कि आखिर वो लड़की कौन है जिसको के आधार बना के ये फिल्म तैयार की गई और सद्दाम हुसैन की एक जालिम की इमेज बनाई गई। तो मालूम पड़ा कि अमेरिका में जो इराक का राजदूत था, जिसने सरकार का साथ छोड़ के अमेरिका में शरण ले ली थी, यानी अपने को इराकी भगोड़ा घोषित कर दिया था, उस इराक के राजदूत की वो लड़की बेटी थी। 2 साल लगे। सीनेट में वो फिल्म पेश की गई कि वह एक जीवंत दृश्य है वहां की जेलों का और वहां के सद्दाम हुसैन के जुल्मों का, और सीनेट ने इसे मान लिया। ठीक ठीक वही पद्धति इस बार फिर अपनाई गई है। इस बार इराक नहीं, चाइना है सामने, और प्रमाण कौन दे रहा है? वुहान लैब से कोरोना के लीक होने का एक भगोड़ा, एक चाइनीज भगोड़ा जो कि लगातार सीआईए के फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए वो पैसा लेता रहा है और चाइना के खिलाफ में आंदोलन करता रहा है, विस्फोटन करता रहा है। सेम पद्धति। उसी आधार पर उन्होंने सद्दाम हुसैन को मारा और पूरे इराक को नष्ट किया। और वाशिंगटन पोस्ट में जब यह स्टोरी छपी तो उसके बाद में सारे लोग एक मत हैं। अब सब लोग एक मत हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, कि हां चाइना के वहां से निकला। सारे एनजीओ एक मत हैं, जो एनजीओ मल्टीनेशनल कंपनी के पैसों से अपनी दुकान चला रहे हैं दुनिया में, वे भी एक मत है कि हां वहां से निकला। भयानक हुजूम शुरू हो गया अब। और ठीक वही दौर इराक के जनसंहारक अस्त्रों का दौर, कि इराक में जनसंहारक अस्त्र हैं, उन्हें अगर हासिल करना है, उन्हें नष्ट करना है तो इराक पर हमला करना बहुत जरूरी है। अगर इराक में लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो जल्लाद सद्दाम हुसैन का शासन का अंत करना बेहद जरूरी है, बाई हुक एंड क्रुक। अब मालूम है ना आपको, अब तो वहां डेमोक्रेसी आ चुकी है इराक में, सब खुशहाल हो चुका है इराक। सारा इराक तहस नहस करके रख दिया इन लोगों ने, झूठ बोल के। अब ये वुहान लैब की इस लीक के नाम पर चाइना को टारगेट बना के नष्ट करना चाहते हैं, उसके खिलाफ में उन्माद पैदा करना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति का मैंने आपसे नाम लिया, वो व्यक्ति उन लोगों में भी शामिल है जो हांगकांग में सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का मूवमेंट चला रहे हैं। क्या करें? किसकी माने? मीडिया की माने या वैज्ञानिकों की माने? वाशिंगटन पोस्ट में ही एक और जर्नलिस्ट ने अपने कॉलम में लिखा कि वुहान की लैब से यह सामान निकला, यह सारा वायरस निकला। उस पत्रकार का नाम है जो कॉलम लिखता है वहां पर वीकली। एक सेकेंड, जोश रोगन ने जो अपना कॉलम लिखा, उस कॉलम में मजेदार बात यह है, मैं वो कॉलम पढ़ रहा था, वो मजेदार बात यह है कि उस कॉलम को लिखते समय उसके पास में कोई प्रमाण नहीं है। वो खुद कह रहा है कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं। अरे तुम्हारे पास जब प्रमाण नहीं है तो तुम लिख क्यों रहे हो? आप जान लीजिए, एक जमाने में कोल्ड वार में इसी तरह कहानियां लिखी जाती थी। सत्य नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि इस समय क्यूबा के डॉक्टर
सारी दुनिया में कोरोना के खिलाफ मदद कर रहे हैं, सारी दुनिया की। और ये जो अमेरिका के जो सो कॉल्ड जो CIA के जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल फ्रीडम वाले और ये इंडोपमेंट फॉर डेमोक्रेसी वाले, इनसे जुड़े हुए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और इनके जुड़े हुए जो लेखक हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो मीडिया है जो इनसे खुराक लेता है, वो सारे के सारे लोग वो क्यूबा के डॉक्टरों को टेररिस्ट बता चुके हैं, वो क्यूबा के डॉक्टरों को स्मगलर बता चुके हैं, वो क्यूबा के डॉक्टरों को बर्बर बता चुके हैं। डॉक्टर नहीं कहते, वो डॉक्टर नहीं कहते। आए दिन झूठी खबरें और झूठी स्टोरियां बनाते हैं, और पूरा एकदम गिरोह है पूरा झूठी स्टोरियों का। एक घटना याद आ रही है मुझे जो मैं आपको बता रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका में जिस समय एक छोटा सा देश है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, नामीबिया, वहां लिबरेशन की लड़ाई चल रही थी, और उस समय उस लिबरेशन की लड़ाई के बाद में वहां लिबरेशन मूवमेंट के लोग सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद में वहां बहुत पिछड़ा हुआ देश है, और तो वहां उनकी मदद के लिए क्यूबा ने अपने 2000 डॉक्टर भेजे, क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं थे और वो अच्छा काम कर रहे थे। अमेरिका को यह पसंद नहीं था, तो CIA के हेड ने अफ्रीका में काम करने वाले सभी CIA के प्रमुख, हर देश के प्रमुख को बुलाया और कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि ये जो डॉक्टर यहां नामीबिया में काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर क्यूबा के, ये बाहर जाने चाहिए, ये यहां नहीं रहेंगे। सारे जो उनके मातहत ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा यस सर, हम लोग लगते हैं अपने काम पर। उस मीटिंग के बाद 1 महीने के अंदर अफ्रीका के पूरे महाद्वीप में कोई टेलीविजन नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई रेडियो नहीं, जिसमें कि खबरें प्लांट करके सारे अखबार, सारे टेलीविजन सब भरे हुए इस बात से कि क्यूबा के डॉक्टरों ने नामीबिया में रेप किया, फला जगह रेप किया, ढिका जगह रेप किया, यहां केस चल रहा है, वहां डॉक्टर पकड़ा गया, वहां वो जेल में डाला गया, वहां उसके खिलाफ में कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, और पूरा का पूरा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट क्यूबा के डॉक्टरों के बलात्कार की घटनाओं की फेक न्यूज से भर दिया गया। मामला यूएनओ में आया, यूएनओ ने बाकायदा एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जाके सारी रिपोर्ट जो अखबार में छपी थी उनकी तहकीकात की। जानते हैं यहां तक उन अखबारों की रिपोर्ट्स में यहां तक छपा था कि कहां कहां किस जगह किस अदालत में गवाहियां चल रही हैं बलात्कार से पीड़ित महिलाओं की। सिर्फ 2000 डॉक्टर थे, और वे डॉक्टर मदद के लिए गए थे क्योंकि नामीबिया के पास में डॉक्टर नहीं थे। यूएनओ के एक्सपर्ट की टीम ने अपनी जांच के बाद यह पाया कि सारी की सारी स्टोरियां प्लांटेड और झूठी थी। क्या जरूरत है आज की? और मैं ऐसे एक नहीं, मैं 10 वाकया बता सकता हूं जो ऑन द रिकॉर्ड है, कोई भी लाइब्रेरी जाए वो पढ़ सकता है उसे। चाइना के खिलाफ में एक सुसंगठित ढंग से फेक न्यूज का बवंडर पैदा किया गया है कोरोना वायरस को लेकर कि यह चाइना से निकला है, यह एक फेक न्यूज का बवंडर पैदा किया गया है। वास्तविकता यह है कि कोरोना वायरस किसी भी लैब से नहीं निकला, बल्कि कोरोना वायरस का आधार है वो एक नेचुरल प्रोसेस में वो वायरस फैला है, और वो पशु पक्षी किसी और के जरिए वो स्प्रेड किया है। वह वायरस लैब से नहीं निकला। तमाम देशों के साइंटिस्ट इस पर एक मत हैं, बार बार कह रहे हैं वे लोग।
लेकिन उनके बयान को कहीं जगह नहीं मिल रही, बयान नहीं छप रहे उनके कहीं। बयान किनके छप रहे हैं? बयान उनके छप रहे हैं जो लगातार झूठ बोल रहे हैं और चाइना पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। सो आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि कोरोना से लड़ने के लिए जितनी हमें अपने अंदर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है ना, उतना ही फेक न्यूज से भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। फेक न्यूज का पूरा कारोबार चल निकला है। हर बड़ा अखबार, हर बड़ा मीडिया उस पर कवरेज दे रहा है। मैं टेलीविजन नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं यहां फंसा हुआ हूं, मेरे पास तो कोई टेलीविजन वगैरह नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि टेलीविजन में जो आ रहा है उसको क्या बोलूं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि हमारे यहां जो लोग हैं वो जूठा खाने के आदी हैं। हमारे यहां जूठा खाने की आदत है, जूठा खिलाने की आदत है। इसलिए हमारे मीडिया में भी उच्छिष्ट बहुत आता है, जूठा बहुत आता है, जूठा खाते हैं, जूठा परोसते हैं। हमारे फेक न्यूज भी वो जूठन की तरह आती है, वो ओरिजिनल नहीं होती। वो ओरिजिनल फेक न्यूज भी नहीं बना पाते हमारे यहां लोग। करते समय यह चीज जहन में रहनी चाहिए कि कोरोना वायरस चीन से पैदा नहीं हुआ। अभी तक के जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, वैज्ञानिकों की राय है, वह राय इस बात पर बार बार बल दे रही है और इसको बार बार शेयर किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। आखिरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, भारत में विभिन्न राज्य सरकारें इंक्लूडिंग केंद्र सरकार कोरोना वायरस को लेकर सच बोले। ये तो अच्छी बात हुई कि हम लोगों को हल्ला करने से, सोशल मीडिया पे लिखने से, बोलने से भारत सरकार मानी कि उसने अब तबलीग वाला जो है मामला जो है अब वो मरीजों के साथ जमात, तबलीगी जमात वाला ऐड करके बताना बंद कर दिया। ये तो अच्छी बात हुई कि चलो हुआ ना, वो प्याज भी खाए और जूते भी खाए वाला मामला हुआ, दोनों ही चीजें खाई। मैं एक और अनुरोध करूंगा भारत सरकार से कि कोरोना वायरस को लेकर मिथ्या प्रचार वो न करे। कोरोना वायरस बहुत सीरियस चीज है, उससे लड़ते हुए तथ्य नहीं छिपाए जाने चाहिए। उससे लड़ते हुए नीचे जो सेंटर्स बनाए गए हैं उसके ट्रीटमेंट के, उन सेंटर्स की देखभाल ठीक से होनी चाहिए, वहां व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए मरीजों की। जो कोरोना के पॉजिटिव हैं और कोरोना के नेगेटिव हैं, इन दोनों को अलग रखा जाना चाहिए। लगातार शिकायतें आ रही हैं इसकी, लगातार बहुत हैवी कवरेज आ रहा है इसका, और वो पीड़ादायक कवरेज है वो, कि हम वे तमाम जो सेंटर्स जो कोरोना के लिए बनाए गए हैं उनको ठीक से मेंटेन नहीं करते, वहां सफाई नहीं रहती, वहां लेटरिन में पानी नहीं होता, लेटरिन साफ नहीं होती, वहां समय पर अच्छा ठीक से खाना नहीं मिलता, तो वहां तो कोई भी आदमी मर जाएगा। कोरोना का मतलब यह नहीं है, क्वारंटाइन करने का मतलब यह नहीं है, कोरोना के आपने ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती करने का मतलब यह नहीं है कि आपने आदमी को डाल दिया, अब आपको कोई लेना देना नहीं है। जी नहीं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है उसकी देखभाल की। केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में तालमेल करके यह सुनिश्चित बनाए कि कोरोना के जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां समय पर लोगों का टेस्ट हो। कई कई दिन तक लोग पड़े हुए हैं वहां, उनका टेस्ट नहीं हो रहा है। लगातार लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं, अपने अनुभव लिख रहे हैं, फेक न्यूज नहीं है वो। मेरा अनुरोध यह है कि पीएमओ में बैठे लोग कोरोना के सेंटर्स के बारे में जितनी भी रिपोर्ट्स फेसबुक पर, सोशल मीडिया में आ रही हैं, उनकी छानबीन करें और उनमें हस्तक्षेप करें, देखे। यह काम बनता है, यह काम बनता है कि वहां जो सेंटर्स हैं वहां सफाई हो, वहां समय पर खाना मिले, वहां कोई भगदड़ न मचे, वहां डॉक्टर हो, वहां चौकीदार हो, वहां गर्मी है तो लोग पंखे भी हो वहां। वो जेल खाने थोड़ा ही है।
कई जगह की यह सूचना आई है कि वहां बिजली तो है लेकिन पंखे नहीं है, मच्छर ही मच्छर है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कोई बाहर नहीं है, वो कोरोना के ट्रीटमेंट सेंटर में भी है। वहां पर भी एक खाट से दूसरी खाट के बीच में, एक कॉट से दूसरे कॉट के बीच में प्रॉपर दूरी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। मैं पीएम से अनुरोध करूंगा कि वे लगातार जब निगरानी रख रहे हैं तो थोड़ा सा एक दिन खर्च करें, खाली ये जो कोरोना के जो ट्रीटमेंट सेंटर, कोरोना के जो ये तमाम किस्म के शेल्टर होम जो बनाए हुए हैं, इन पर भी नजर डालें। और सबसे अच्छा तरीका क्या है नजर डालने का? पीएम सीधे डीएम से कहें कि तुम जाओ, देखो और सीधे वीडियो से मुझे दिखाओ। पीएम सीधे डीएम से कहें, जाओ, सीधे जाओ, कोरोना के ट्रीटमेंट सेंटर में जाओ और देखो और मुझे दिखाओ। और पीएम सीधे हिदायत दें। ये अब गया वो वाया मीडिया, अब सर्कुलर निकलेगा, बोलेंगे, जाएंगे, नहीं। दूसरी एक चीज और, पीएम सीधे ये जिम्मेदारी लें कि जो माइग्रेटेड वर्कर हैं उनको उनके घर पहुंचाया जाएगा। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उन्हें घर पहुंचाओ, उनके घर के आसपास वहां टेंट लगाओ, करो, उनको टेस्ट करो, लेकिन उन्हें वहां से हटाओ जहां से वो अब रहना नहीं चाहते। वो उससे अनरेस्ट बन रहा है और उससे असुविधा हो रही है। इस चीज से निकलने की जरूरत है। कोरोना से लड़ने के लिए हम सब पीएम के साथ हैं, लेकिन पीएम हमारे सुझावों पर ध्यान भी दें। मेरे कई परिचित मथुरा में जो डॉक्टर हेडगेवार के नाम पर जो यहां पर एक ट्रीटमेंट सेंटर बनाया हुआ है कोरोना का, जहां पेशेंट डाले जा रहे हैं और दूसरी जगह डाले जा रहे हैं, वहां से लगातार लोग मैसेज कर रहे हैं कि परेशानी हो रही है। दूसरी एक चीज और, कि जो लोग कोरोना के ट्रीटमेंट सेंटर्स पर ले जाए जा रहे हैं उनको फोन ले जाने दें। वो फोन और चार्जर जरूर लेके जाएं, जिससे कि लोगों को पता चले, वे अपनी बात कह सकें। अनेक जगह ये असुविधाएं आ रही हैं, उन असुविधाओं का समाधान खोजा जाना चाहिए। कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर्स में लोगों को सड़ा हुआ बासी खाना दिया जा रहा है, कच्चा खाना दिया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर्स में अच्छा हेल्दी खाना मिलना चाहिए। रेजिस्टेंस बढ़ानी है ना। अगर अच्छा खाना नहीं होगा तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी, वो मर जाएगा। वो कौन सी चीज जरूरी है अभी? योगा जरूरी है या कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर्स की सुविधाओं का दुरुस्त करना जरूरी है? पीएम साहब, योगा न करें, इधर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा ये कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर नेतृत्व दे रही है जिन सरकारों का, जहां बीजेपी नहीं, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए, आप डायरेक्ट बात कीजिए, आप हस्तक्षेप मत कीजिए, आप डायरेक्ट बात कीजिए। जहां आपकी पार्टी की सरकार है वो मानेगी, तो दूसरी पार्टी की सरकार है वो भी आपकी बात सुनने के लिए मजबूर होगी। लेकिन आप जानने की कोशिश तो कीजिए। आप दिए कि हमें वो शहर दिखाएं, हमें वो सेंटर्स दिखाएं, आप बैठे बैठे देखिए और बताइए।